कवियों के सम्मान के लिए बहुत सारी संस्थाएं अक्सर कवियों को सम्मानित करती हैं, लेकिन आपको बता दूं कि शहर कठुआ में भी बहुत सारे कवि हैं जो अपनी बात कविता के माध्यम से कहते हैं, अपनी कलम के माध्यम से कहते हैं। इसी विषय को लेकर, इसी चर्चा को लेकर मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो एक अच्छे कवि हैं, डोगरी हिंदी के लेखक हैं, जो उर्दू में भी लिखते हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर करण सिंह करण जी से, जिन्होंने हाल ही में नकोदर से एक कार्यक्रम के दौरान पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर की तरफ से किया गया है। तो चलिए बात करते हैं। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर करण सिंह जी से। करण सिंह जी, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि जम्मू कश्मीर से पहले ऐसे लेखक हैं, ऐसे कवि हैं, ऐसे शायर हैं जिनको ये सम्मानित किया गया है बाहर जाकर। जी जी। तो नरेश कुमार शाह मेमोरियल की तरफ से आपको सम्मानित किया गया है 93वें बर्थ एनिवर्सरी पर। जी जी जी। तो मैं चाहता हूं पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। दूसरा ये कि किस तरह से महसूस कर रहे हैं इस अवार्ड को लेकर? सर, ये फ़ख्र महसूस होता है, ये सच्चाई यही है कि फ़ख्र महसूस होता है। लगता है कि कुछ हमने काम किया है तो किसी ने उसकी कदर की है। काम करने वाले अगर हैं तो कदरदान भी हैं, ये ऐसा महसूस होता है। 11 दिसंबर को यानी पिछले कल नरेश कुमार शाह का 93वां बर्थडे मनाया गया और वो नरेश कुमार शाह उर्दू के बड़े शायर थे। शायर ही नहीं, नकाद भी बड़े ज़बरदस्त थे और नसर नगार भी ज़बरदस्त थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1927 में हुआ था, जहियापुर पंजाब। ये दसूगा के पास जगह है, यहाँ जहियापुर उनका ननहाल है। उनके ननहाल में उनका जन्म हुआ था। बेसिकली रहने वाले वो नकोदर के थे। तो नकोदर में ही उनकी इब्तदाई तालीम हुई। वहीं से उनका सिलसिला चलते चलते जब वो 6ठी जमात में पढ़ते थे तो उनके वालिद लाहौर के पास एक जगह है, वहाँ चले गए। वहाँ वो किसी अखबार के एडिटर हो गए। वो अखबार है नरेश, उस अखबार के एडिटर हो गए। उस अखबार में काम करते करते काफ़ी उनको वक्त गुजर गया। नरेश कुमार शाह उस वक्त वहीं 6ठी के बाद वहीं पढ़ रहे थे, अपने वालिद के पास ही रहते थे। 10वीं का इम्तिहान जब दिया तो उसके बाद वो घर के कुछ हालात भी नामुवाफिक थे, गुर्बत ज़दा हालत थी। वहाँ से उन्होंने 10वीं का इम्तिहान देने के बाद अभी रिजल्ट नहीं निकला था तो घर से चले गए, फरार हो गए उस गुर्बत ज़दा हालात से तंग आकर। और फिर ना जाने कैसे कैसे उन्होंने अपनी तालीम और तरबियत का सिलसिला, बहरहाल उनका एक घर का जो माहौल था वो एक तालीमी था। उनके वालिद एक अखबार के एडिटर थे, उनके दादा भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, पटवारी थे, उनके परदादा भी गवर्नमेंट मुलाजम थे, वो कानून गो थे। तो इस तरह के मुख्तसर मैं यूँ कहूँगा कि नरेश कुमार शाह के घर का पूरा माहौल ही एक पढ़ा लिखा माहौल था, तालीमी माहौल था। उस पूरी फ़ज़ा ही तालीमी फ़ज़ा थी। तो उस माहौल में जो जन्म लेने वाला बच्चा होगा वो ज़ाहिर है वो भी ज़हीन होगा। तो नरेश कुमार शाह उन्हीं में से ज़हीन लोगों में से एक हैं, जिन्होंने उस परवरिश से जो कुछ भी पाया, उस हालात से जो कुछ भी पाया, बहरहाल उनकी मेहनत व मशक्क़त भी कई गुना ज़्यादा थी। उन्होंने उस मेहनत व मशक्क़त करके उर्दू के एक बड़े शायर बने। देखा जाता है कि एक बात जो कही जाती है लगातार, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। बिल्कुल सही बात है जी। तो इस बात को लेकर किस तरह से मानते हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो एक समाचार पत्र का एडिटर नहीं लिख पाता है, एक क्या कहते हैं उसको, एक रिपोर्टर नहीं रिपोर्ट कर पाता है पूरे तरीके से, लेकिन कवि को एक ऐसा जरिया माना गया है जो अपनी बात अपने कविता के माध्यम से पूरे तरीके से रख पाता है। हालांकि आप उर्दू के शायर भी हैं, हिंदी के भी हैं, जी हाँ, और डोगरी भी आप जानते हैं ना। जी जी जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कहा था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, बिल्कुल सही बात तो है। कितनी बात सही मायने में ये लगती है? बिल्कुल दुरुस्त, 101% मैं इसको दुरुस्त कहूँगा। मैं नरेश कुमार शाह के हवाले से ही बात करूँ तो उनके नामुवाफिक हालात होते हुए भी उन्होंने अपने हालात को बैलेंस करने के लिए मैनोशी का सहारा लिया। मैनोशी में भी बड़ी दूर तक वो अंदर चले गए,
हालात बिगड़ते गए, बात से बदतर होते गए। इसके बावजूद भी जो असल बात है, उस आदमी ने, उस शायर ने 40-41 साल उम्र पाई और 45 किताबें तसनीफ़ व तालीफ़ और तर्जमा की। और जो 45 किताबें उनकी तसनीफ़ व तालीफ़ और तर्जमा हैं, वो किताबें आम किताबें नहीं, बड़ी बम्बास्टिक किताबें हैं। उनमें मुख्तलिफ शायर, उनके जो अक्सर कोड होते हैं, उनके वो शेर जिनके लिए अक्सर कहा गया कि इतनी बेहतरीन तस्वीर तो कैमरा नहीं खींच सकता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अक्सर कहा गया ये वाली बात कि इतनी बेहतरीन तस्वीर तो कैमरा नहीं खींच सकता था जितनी बेहतरीन तस्वीर शाह साहब ने कलम से ही खींच दी है। तो इससे बेहतर सबूत और क्या हो सकता है। उन्होंने मुख्तलिफ जगह ऐसा किया है, एक दो जगह नहीं, मुख्तलिफ जगह ऐसा किया। आपने बात कही है कि नरेश कुमार जी एक बेहतर लेखक थे, लेकिन मैं बात करूंगा डॉक्टर करण सिंह जी, जो इस समय मेरे बिल्कुल जी, सामने बैठे जी, हैं, जी, जी। जिन्हें इस सम्मान से बढ़ाया गया है, क्योंकि खुद एक शिक्षक भी हैं, जी, जी। लेखक कवि भी हैं। जी, जी, जी। उर्दू 3 भाषाओं को जानते हैं, 3 बिल्कुल। भाषाओं में लिखते हैं। जी। 2 कवियों को सम्मानित किया गया था जी, कौन कौन लोग थे? एक जम्मू से एक सिर्फ मैं ही था, और दूसरे जो थे वो थे हिंद समाचार के, पंजाब केसरी के सब एडिटर मौलाना अमृतसरी, जी। वो थे। तो हम दोनों को इस नरेश कुमार शाद अवार्ड से नवाजा गया। इसकी बैकग्राउंड जो उन्होंने कमेटी ने मुकर्रर की वो ये थी कि नरेश कुमार शाद के ऊपर मैंने भी काफ़ी काम किया था और नरेश कुमार शाद के ऊपर मौलाना ने भी काफ़ी काम किया था। इसलिए हम दोनों की नरेश कुमार शाद से मुतल्लिक़ खिदमात को सामने रखते हुए नरेश कुमार शाद मेमोरियल ट्रस्ट ने फैसला किया कि हम दोनों को इस अवार्ड से नवाजा जाए। इसलिए हमें बुलाया गया। तो मैं 10 तारीख को इधर से गया था, 10 तारीख को शाम को उधर पहुंचा, 11 तारीख को जब प्रोग्राम था, बहरहाल उधर से जब हमें ये अवार्ड वगैरह दिए गए तो हम उधर से लौट आए, कल ही मैं वापस आ गया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने खुश नुमा है, जो एक शहर कठुआ का जो माहौल है कवियों और लेखकों से भरा पड़ा है। जी जी। आपको सम्मानित किया गया है, लेकिन अभी बहुत सारे से युवा हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो आपको अपना मार्गदर्शन मानना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि जिस तरह से आप हर बात को अपनी माला के कवि के तौर पर उससे पिरो रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो युवा आपकी ओर आकर्षित हैं, आपकी किताबों को पढ़ते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी इस माहौल में जाएं और इस तरह का एक माहौल बने और हम लोग लिखें कुछ शायर के लिए? देखिए, मुख्तसर ने इसके लिए मैं यही कहूँगा कि मेहनत कभी अकारत नहीं जाती। किसी मैदान में मेहनत कोई कर ले, मेहनत की कीमत पड़ती है, मेहनत को पहचानने वाले लोग हैं। वक्त लगता है, कभी कभी वक्त ज़्यादा भी लगता है और कभी वो मुकद्दर की बात भी साथ में आ जाती है। इसको बहुत जल्द वो उसका मुकद्दर जाग उठता है, उसको बहुत जल्द उसकी पहचान हो जाती है। किसी की पहचान होने में वक्त लगता है, पर मेहनत बेकार नहीं जाती है। हमने जब नरेश कुमार शाद के ऊपर किताब निकाली तो हमें ये कोई अंदेशा भी नहीं था, कोई ख्याल भी नहीं था कि कोई वक्त ऐसा भी आएगा कि हमें पंजाब का वो नरेश कुमार शाद मेमोरियल ट्रस्ट हमारी भी पहचान करेगा। वो तो हमने अपने शौक़ की खातर, मखसूस तौर पर मैं एक बात कहूँगा कि नरेश कुमार शाद का एक शेर जब मेरी निगाह से गुजरा, ये कम ज़रफ़ तला तुम किसे डराता है, ये कम ज़रफ़ तला तुम किसे डराता है, वो लोग डूब गए जिनको डूब जाना था। ये नरेश कुमार शाद का बड़ा बेहतरीन शेर है। जब मैंने शेर को पहली दफ़ा पढ़ा तो मेरे दिमाग में चीज़ आई कि शख्स को मैं और पढ़ूं। मेरे अंदर एक गुदगुदी सी होने लगी कि इस शेर को लिखने वाली पर्सनालिटी को मैं ज़्यादा स्टडी करूं। उस वक्त तक मैं नरेश कुमार शाद को ज़्यादा नहीं पढ़ा था। फिर मैंने अपनी तगो-दो, अपनी कोशिश, स्ट्रगल करके मुख्तलिफ लाइब्रेरियों तक पहुँचा, नरेश कुमार शाद से मुतल्लिक़ किताबें ढूंढी, नरेश कुमार शाद से ऊपर लिखने वाले लोग हैं उनको कलेक्ट किया। तो मुख्तलिफ लाइब्रेरियों की छानबीन करने के बाद नरेश कुमार शाद की मुख्तलिफ किताबें मुझे मिली। मैंने सारी की सारी स्टडी कर रखी और स्टडी करने के बाद एक आर्टिकल निकाला जो जम्मू के किसी एक अखबार में छपा था और वो जम्मू रेडियो पर भी वो हुआ था, नशर हुआ था। उसके बाद जब वो एक मजमून मेरा छप गया, बहुत लोगों ने वो पसंद भी किया, तो मेरे दिमाग में ये आया कि नहीं, अभी स्टडी मेरी कंप्लीट नहीं है तो और स्टडी की जाए। तो फिर उसी सिलसिले में मैं एक दिन जम्मू के एक बड़े शायर, मतलब हिंदुस्तान के बड़े शायर हैं अर्श सहबाई साहब, मैं उनके पास गया कि नरेश कुमार शाद से मुतल्लिक़ मुझे मज़ीद मटेरियल मिले। तो उन्होंने उस वक्त मुझे नरेश कुमार शाद के छोटे भाई नरेश कुमार का फ़ोन दिया और उनके घर का अता पता बताया कि नकोदर जलंधर के पास है। बहरहाल हम उधर उस वक्त तक तो गए तो नहीं थे।
जब मुझे फ़ोन मिल गया तो मैंने नरेश कुमार शाद के भाई से राब्ता जोड़ा। मैंने रिक्वेस्ट की कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक आर्टिकल निकाला है, बहरहाल मैं कुछ और भी लिखना चाहता हूँ, इस सिलसिले में और भी ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ मटेरियल हो तो मुझे मेरी मदद करें। उन्होंने कहा अगर आप हमारे पास आ सकते हो तो बड़ी अच्छी बात, मेरे पास जो भी होगा मैं आपकी मदद करूँगा। तो मैंने एक दिन वक्त निकाला। अदब का रसिया तो हम पहले ही हैं, अदब का शौक़ तो हमें कहीं भी पहुंचा दे, हम जहाँ जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमें यूं ही उधर से इशारा मिला कि आप आइए, हम मदद आपकी ज़रूर करेंगे। तो मैं फ़ौरन इधर से तैयारी की और वहाँ चला गया, नरेश कुमार शाद के घर चला गया, जो उनका पुश्तनी घर है। तो उनकी कुछ वो किताबें जो मेरे पास नहीं थीं वो मिली, जो मेरे पास थी वो भी, तो बहरहाल वो तो मैंने नहीं ली। जो मेरे पास नहीं थी वो मटेरियल मैंने मुख्तलिफ मटेरियल वहाँ से कलेक्ट किया, और वो सारा कलेक्ट करने के बाद फिर मैं मेहनत में जुट गया कि मेरा एक ही फोकस हो गया, मेरा ओढ़ना बोशना नरेश कुमार शाद ही हो गया। दिन रात मेरा एक ही टॉपिक था। तो मैंने महीना 2 महीने की कड़ी मशक्क़त की, मेहनत तो पहले भी की हुई थी, पर जब और भी मटेरियल मिला तो मैंने खूब मेहनत उस पर की। तो मेरी एक नई किताब नरेश कुमार शाद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानें, जब आलम वजूद में आई। इसके बाद कुछ उनके शेरी मजमूए हैं, मैंने उनके ऊपर आर्टिकल निकाले। वो मेरी तीसरी किताब जो है लोहो कलम, उसमें छपे। कुछ आर्टिकल जो है नक्शे कलम में छपा। तो इसलिए मेरी मुख्तलिफ किताबों में नरेश कुमार शाद से मुतल्लक वो आर्टिकल छपे। नरेश कुमार शाद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी नए तरह से बिल्कुल नई किताब छपी। तो इस तरह मैंने नरेश कुमार शाद के ऊपर काफ़ी काम किया। जो काम किया तो वो मैंने सारा अपनी तशफ़ी के लिए किया था, अपनी तसल्ली के लिए किया था। मगर जो काम किया है, मैं पहले बात कह चुका हूँ, काम करो तो काम की कदर जानने वाले भी हैं, कदर करने वाले भी हैं, लोग पहचानते हैं। और उधर से उन्होंने नरेश कुमार शाद मेमोरियल ट्रस्ट जो था उन्होंने हमें पहचाना, हमें उस सूत्र में उन्होंने लाया कि नहीं ये शख्सियत मुस्तहक है, इसको ये अवार्ड दिया जाए। आपकी तरफ से कहा गया कि काम करो, काम की पहचान होती है। जी। दूसरा आपने कहा कि मैंने नरेश कुमार को थोड़ा सा पढ़ा था, मैं जानना चाहता था, मैं बड़ा उत्सुक था कि मैं पूरे तरीके से इसे पढ़ पाऊँ, है ना। बिल्कुल। तो अब डॉक्टर करण सिंह जी को इसका सम्मान जो है वो सम्मानित किए गए हैं जलंधर से, नकोदर से, आपने बताया अभी। बड़ी उम्मीद जागी है इस अवार्ड के बाद। जो इस कार्यक्रम को देख रहा होगा, शायद मैं एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि अब लोगों को एक उम्मीद हो रही है कि डॉक्टर करण सिंह जम्मू कश्मीर के हालात को बयां करेंगे अपनी कविताओं के माध्यम, अपने लेखक के माध्यम। तो किस तरह का सोच रखते हैं जो इस तरह से हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो क्या चीज़ सोचते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर? शहर कठुआ से रहते हैं आप, एक शिक्षक भी हैं बेहतर, तो किस तरह से सोच रखते हैं कि ताकि आने वाली किताबें जो वो जम्मू कश्मीर के हालातों को बयां कर सके? आपके देखिए ऐसा है, एक तो मुख्तसर बात वही जो पहले कही कि मेहनत करें, मेहनत करके आगे बढ़ें और एक पॉजिटिव माहौल को अख्तियार करें, बुराइयों को छोड़ें। जहाँ कहाँ कोई बुराई है, कोई नशाबाजी है, उसकी मुखालफत करें। जो अच्छी बात है उसको अडॉप्ट करें, जो अच्छा माहौल हो उसको अपनाएं। माहौल में कहीं गलीजगी है उसको छोड़ें, उससे नफरत करें। तो वो एक सारा एक माहौल जो है एक मोहब्बत भरा माहौल बनेगा। वतन से मोहब्बत करें, इलाके से मोहब्बत करें, इलाके के लोगों से मोहब्बत करें, अदब से मोहब्बत करें, अच्छा काम करने वाले उनसे मोहब्बत करें, उनसे प्रेरणा हासिल करें और उनसे उनके बताए हुए जो नक्शे कदम हैं उनके ऊपर चलें, उनके बताए हुए रास्तों को अख्तियार करें। आपने प्रेरणा की बात करी है। जी। तो आपने नरेश कुमार को भी बहुत सारा पढ़ा है। जी। तो किस तरह का उसमें आपने क्या चीज़ ऐसी सीखी है कि ताकि आप लोगों को बांट सके अपने कविताओं के माध्यम से, लेखन के माध्यम से? देखिए उनके जो शायरी पढ़ी, उनका जो कलाम पढ़ा, उनकी जो नसर का हिस्सा पढ़ा, उसके बीच बहुत ज़्यादा हद तक तो मैंने कौमी झकझती और हुबल वतन, जिसको हम कहेंगे मुख्तसर भाईचारा, बहुत ज़्यादा कूट के भरा हुआ है। भाईचारा कूट के भरा हुआ है। एक वतन से मोहब्बत कूट के भरी हुई है, अपने इलाके से मोहब्बत कूट के भरी हुई है, अपनी बरादरी से मोहब्बत। बरादरी का माने उसको तंगधारी में नहीं है, बरादरी में तमाम उस माहौल में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे उस माहौल की बरादरी होते हैं। उन सभी से मोहब्बत करना उसने सिखाया है। ये बहुत बड़ी बात है, नरेश कुमार शाद की देन है। मैं कहता हूँ नरेश कुमार शाद 40 साल और कुछ महीने उम्र पाकर वो चले गए इस दुनिया से। अगरचे कुछ अरसा और जिंदा रहते और वो संजीदगी के साथ अपने इस काम में मसरूफ़ रहते, 10-20 साल उनको और मिल जाते जीने के लिए, तो उर्दू के एक नए मिर्ज़ा गालिब कहलाते।
इतना बड़ा उनका काम है और इतना बढ़िया दर्जा का उनका काम है। उर्दू के एक नए मिर्ज़ा गालिब कहलाते, नकोदर के मिर्ज़ा गालिब कहलाते, पंजाब के मिर्ज़ा गालिब कहलाते, वो पर्सनैलिटी। आपने कहा कि नरेश कुमार जी ने बहुत अच्छा लिखा है उर्दू में, एक उर्दू के गालिब कहलाते। जी जी। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो हालांकि उर्दू जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जी, उसे जी, माना जाता जी, है, जी, जी, जी। लेकिन जम्मू कश्मीर से होने के नाते जी पत्रकार भी हूँ, जी जी भी है, कवि हैं, लेखक हैं, लोगों को उम्मीद है आपके माध्यम से बहुत सारी बातें सरकार तक पहुँच पाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि डोगरी का जो एक मुकम्मल जी, जी, इख्तियार जी, तैयार किया जाए ताकि लोगों तक डोगरी को पहुँचाया जाए। देखिए कि एक तंग दायरा सा पैदा हो गया था लोगों के अंदर कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के हवाले से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और उनके दिलो दिमाग में ये वाली बात नहीं आई या कम आई कि ज़बान कोई भी निचली सतह की नहीं होती, घटिया नहीं होती। ज़बानें सब की सब अफजल होती हैं, बेहतर होती हैं, बशर्ते कि उसको विचारने वाले, उसको लिखने वाले, उसको पढ़ने वाले दिमाग में ये वाली बात रखते हों और उसी मोहब्बत के साथ उसके आगे बढ़ना चाहते हों, जैसे वो इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जिस मोहब्बत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ उर्दू में भी बढ़ें, उस मोहब्बत के साथ वो डोगरी में भी बढ़ें। तो ये हमारी उर्दू, ये हमारी डोगरी, ये हमारी हिंदी इंग्लिश से कम दर्जा की नहीं है। कि आपकी तरफ से बहुत सारी बातें हमारे साथ बातचीत में हुई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक आपकी तरफ से एक अच्छी सी कविता जो है वो पेश की जाए। मेरे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं दर्शक, वो देखना चाहें कि हमारे जो डॉक्टर करण सिंह जी हैं जो सम्मानित हुए हैं, उनसे एक आधी कविता हम उनके मुख से सुनना चाहते हैं ताकि लोगों को पता लगे कि इतने बेहतर हमारे जो कवि हैं वो हम तक हमारे पास बैठे और इस समय कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए, लोग देखें इसे। मेरे पास मुख्तलिफ नज़में हैं, गज़लें भी हैं। बहरहाल अब आपके टेस्ट की कौन सी देश प्यार, मैं एक देश प्यार की नज़म सुनाता हूँ, भारत देश। मेरे नज़म का अनवान है भारत देश। ये मेरा पहला शेरी मजमूआ शहर सुखन जो है इसमें शामिल है भारत देश। इसके 4 बंद हैं। पहला बंद मुलाहजा फरमाएं। ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है, ये जान से हमको प्यारा है, हम इसकी खातर मर जाएंगे, नाम इसका ऊंचा कर जाएंगे। ये हर चीज़ से प्यारी है, ये धरती सबसे न्यारी है, सोना जिस कभी उगलती थी, सोने की तरह चमकती थी, ये सोने की एक चिड़िया थी, सबसे ऊंची थी, आला थी, अब कहाँ गए हीरे मोती, ये थक सी गई रोती रोती, कैसे बादल घिर आए हैं, इज़्ज़त के अंधेरे गुर्बत के अंधेरे छाए हैं, खुद इसके ही निगाहबानों ने लूटा है सियासतदानों ने, गुर्बत है आम इंसानों में, है दौलत चंद घरानों में, कितने ही पैगंबर ऋषि हुए, इस दौर में उनके नाम मिटे, लेकिन ये दौर मिटाना है, सबको रास्ते पे लाना है, गुर्बत का नाम मिटा देंगे, भारत को स्वर्ग बना देंगे। अपना देश महान, जहाँ देश के सब मतवाले, हर मजहब के चाहने वाले, इन्हें किसी का खौफ नहीं है, ये हैं तूफानों के पाले, देश को इनका जिस्म कहें तो ये हैं देश की जिस्म में जान, अपना देश महान साथियों, अपना देश महान। हिंदू मुस्लिम और ईसाई गैर नहीं, सब भाई भाई, सबकी खातर मरते हैं जे, समझते हैं जे पीड़ पर आई, वक्त पड़े तो हंसते हंसते करें निशावर अपनी जान, अपना देश महान साथियों, अपना देश महान। और अगला बंद देखिए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ये थे अपने देश के गाजी, देश की आज़ादी की खातर सब ने लगा दी जान की बाजी, इनसे कायम देश की इज़्ज़त, इनसे कायम देश की शान, अपना देश महान साथियों, अपना देश महान। और आखिरी बंद है। देश की दीवानों की सफ़ में मौलाना आज़ाद खड़े हैं, इनकी क्या तारीफ़ करें हम, ये दुनिया में सबसे बड़े हैं, गांधी और जवाहर नेहरू हुए देश पे सब कुर्बान, अपना देश महान साथियों, अपना देश महान। साथ डॉक्टर करण सिंह जी जो एक बेहतर लेखक हैं, जिन्होंने अपने कविता के माध्यम से देश प्रेम दर्शाया है। हालांकि को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भड़के हुए हैं, राह भड़की हुई है। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से हम उन लोगों तक संदेश पहुंचाएं जो देश राष्ट्रहित की बात नहीं करते हैं, जो राष्ट्र विरोध की बात करते हैं, क्योंकि कवि ही, लेखक ही ऐसा एक माध्यम है जो आज समाज को सुधार रहा है और
समाज को बनाना चाहता है, क्योंकि अब फिलहाल ही सम्मानित हुए हमारे डॉक्टर करण सिंह जी, तो उनसे फिर एक संदेश लेना चाहेंगे। अंततः क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा देखिए, मैं सबसे यही कहूँगा, खुसूसन तौर पर जिनका आपने जिक्र किया, जो अपने राह से भटक गए हैं, देखिए उनके लिए यही कहूँगा कि राह रास्त पे आएँ, अपने घर वालों से मोहब्बत करें, अपने भाई बहनों से मोहब्बत करें, अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, अपने गुरुओं की, टीचर्स की इज़्ज़त करें, अपने गली मोहल्ले के रहने वाले लोगों से इज़्ज़त करें, अपने गली मोहल्ले से इज़्ज़त करें, अपने इलाके से इज़्ज़त करें, अपने इलाके से मोहब्बत करें, इलाके के लोगों से मोहब्बत करें, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छे राह पे चलें। तो वो मैं कहता हूँ उनके लिए बेहतर होगा, देश के लिए बेहतर होगा, देश के लोगों के लिए बेहतर होगा। इसी में सभी की इज़्ज़त है, सभी की वृद्धि इसी में होगी। अंततः हम एक बार फिर डॉक्टर करण जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, ताकि आगे भी ऊंचाइयों को पाएं, इस तरह से मान सम्मान को उन्हें मिले और उनका मान सम्मान बढ़े, क्योंकि शहर कठुआ की शान शौकत हैं डॉक्टर करण सिंह जी, जो कि बेहतर लेखक और कवि हैं। और मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल ही उन्होंने नरेश कुमार शाद मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया था, जो जम्मू कश्मीर के हित के लिए बहुत एक बेहतर सम्मान था। और उन कवियों के लिए भी जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो युवा इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो एक बार फिर पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर करण सिंह जी का। इसी कार्यक्रम को अगली बार फिर हम एक नए चेहरे के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। शब्बा खैर।